बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। आज मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो 2022 का एम इंग्लिश पार्ट 1 प्रोज का जो पेपर हुआ है उसका आपके साथ पास्ट पेपर जो है डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप सबको मालूम है कि पास्ट पेपर की जितने भी हम पेपर देते हैं उनके लिए उसकी कितनी अहमियत है। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि 2022 सरगोदा यूनिवर्सिटी का जो प्रोज का पेपर 4 है वो आपके साथ डिस्कस कर दूं, ताकि आपको पता चल सके आपने कौन सी गलतियां की हैं और आने वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख कर रहनुमाई हासिल कर सकें। ठीक है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, इनको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इनको उर्दू में डिस्कस करूं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि एम इंग्लिश का स्टूडेंट तो इस काबिल होता है कि वह खुद लिख सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट ये कंपलसरी होता है, ये अपने करना ही करना है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और ये टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। आपने 10 दूनी 20, 10 के 10 करने होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वन का जुज नंबर 1 है आगे। What does Bacon mean by writing makes an exact man in his essay of studies? ठीक है, राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। ठीक है, इसका क्या मतलब है बैकन के मुताबिक? जब आप क्यों अक्सर सुना जाता है कि भाई जो पढ़ते हो उसको लिखा करो, लिखने से इंसान के अंदर जो एग्जैक्टनेस आती है, बेहतरी आती है, इंसान कंप्लीट होता है, उसकी स्किल बेहतर होती है। ठीक है, राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन का मतलब है जब आप किसी चीज को पढ़ते हो तो पढ़ने से आप एग्जैक्ट नहीं होते, आप फुल होते हो, लेकिन जब आप लिखते हो किसी चीज तो आप एग्जैक्ट हो जाते हो, आप मुकम्मल हो जाते हो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल बाय लिटन स्ट्रेची? ठीक है जी, लिटन स्ट्रेची की तरफ से फ्लोरेंस नाइटिंगेल का मेन थीम क्या है? ठीक है, इसका मेन थीम था सेल्फलेस सर्विसेज ऑफ नर्स, सेल्फलेस नर्सेज ऑफ सेल्फ डेडिकेशन टू प्रोफेशन। उसके अलावा उसका ह्यूमैनिटी टू सर्विस टू ह्यूमैनिटी, इंसानियत की खिदमत, ये कुछ थीम्स थे। लेकिन सबसे जो मेन है ना, इम्पोर्टेंट है, वो है सेल्फलेस सर्विसेज ऑफ नर्स, नर्स की बेलोस खिदमत। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मॉक ओटोपिया? मॉक ओटोपिया से क्या मुराद है? ओटोपिया कहते हैं एक ऐसी चीज जगह जो मुकम्मल हो। ठीक है, ओटोपिया का जो कंसेप्ट है, मॉक ओटोपिया का जो कंसेप्ट है, ये पेश किया गया था एरिस्टोटल की तरफ से अपनी बुक्स रिपब्लिक में। तो मॉक ओटोपिया कहते हैं कि ऐसा हुकूमत का सिस्टम जो मुकम्मल हो, जिस पे जो है वो तंज किया जाए, जिस पे मोक किया जाए, जिस पे मजाक किया जाए, लेकिन ये ऐसा हुकूमत का निज़ाम होता है, गवर्नमेंट का सिस्टम होता है जिस पे जो है वो तंज किया जा सकता है, लेकिन उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ होनम्स, वी यूज्ड टू होनम। व्हाट इज मेंट बाय इंपीरियलिज्म? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेंट बाय इंपीरियलिज्म? इंपीरियलिज्म क्या जो मतलब है, उसका क्या मतलब है? इंपीरियलिज्म का मतलब है बैकन जो एडवर्ड साइड है, जो उसकी मैं आपके सामने तारीफ शेयर करता हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि जो सर है उसने भी कुछ लर्निंग की हुई है। द प्रैक्टिस, थ्योरी एंड एटीट्यूड ऑफ डोमिनेटिंग मेट्रोपॉलिटन सेंटर दैट रूल्स द डिस्टेंट टेरिटरी। ठीक है, एक डोमिनेटिंग मेट्रोपॉलिटन सेंटर का एक एटीट्यूड, एक रवैया और एक थ्योरी, ठीक है, जो दूर दराज के इलाकों को जो है डिस्टेंट को जो रूल्स करती है। ये तो होगी जो एडवर्ड साइड ने कही थी। इसकी मैं सिंपल आपको डेफिनेशन करता हूँ कि दूर दराज के इलाकों पर कब्जा करना और उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी चीप लेबर, ओवरसीज मार्केट को लूटना। व्हाट इज मेंट बाय जुविनेलियन स्टाइल? जुविनेलियन स्टाइल से क्या मुराद है? जुविनेलियन स्टाइल जो होता है ये हार्श स्टाइल होता है, जिसमें इंसान की हमाकतों और बेवकूफ़ियों को शदीद अल्फाज में तंज किया जाता है, तनकीद की जाती है। जैसे कि
वोयेज टू होनम्स। होनम्स में इंतहा किस्म का जो है वो ये तंज किया जाता है, ये स्टाइल है जुवेनाइलियन स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज व्हाट आइडियाज डिड हेल्प मैनकाइंड इन प्री हिस्टोरिक टाइम। ठीक है, पुराने वक्तों में कौन कौन से आइडियाज ने जो है वो इंसानों को फायदा पहुंचाया है। ठीक है, तो पुराने वक्तों में जिन आइडियाज ने इंसानियत को फायदा पहुंचाया है उसमें है हमारे पास टेमिंग ऑफ एनिमल्स एंड यूजिंग ऑफ फायर। ठीक है जी, टेमिंग ऑफ एनिमल्स एंड यूजिंग ऑफ फायर, पुराने वक्तों में आग का इस्तेमाल करना, उसके अलावा जानवरों को इंसानों को फायदे के लिए इस्तेमाल करना, उसके अलावा जो है वो हाँ, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। प्री हिस्टोरिक टाइम था जब आबादी की कमी थी, तो उस वक्त में आबादी में इजाफा करना जो था वो भी एक प्री हिस्टोरिक टाइम था, एक आइडिया था। प्री हिस्टोरिक टाइम में एक आइडिया था जिसने इंसानियत को बेपनाह फायदा पहुंचाया। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज रसल मीन बाय इंटेलेक्चुअल रबिश। रबिश, इंटेलेक्चुअल रबिश से क्या मुराद है। ठीक है, बैकन का जो एक ऐसे है इंटेलेक्चुअल रबिश, इसका क्या मतलब है। ठीक है, बैकन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता है, कहता है कि अ पर्सन who likes corruption, bribery, torture to one another, to use gun to destroy his enemy is called intellectual robbers। ठीक है, basically in this ऐसे ही criticize on a person that like wars, dictatorship, arbitrary control over his enemy, उसके अलावा करप्शन, ब्राइबरी, ठीक है, डॉगमाटिज्म, इसके बारे में बात करता है कि इन जो ये लोग हैं ये जो क्वालिटीज रखते हैं तो आप उनको कैसे इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं, तो आप इनको इंटेलेक्चुअल रबिश कहते हैं। रबिश का मतलब पता है कूड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डज गुलिवर अलाउ हिज वाइफ टू सिट व्हेन ही स्टार्ट डाइनिंग विद हर अगेन। ठीक है, कहते हैं कि गुलिवर अपनी बीवी को कहाँ बैठने की इजाजत देता है जब वो दोबारा उसके साथ खाना शुरू करता है। Gulliver allows his wife to sit on long table when he starts dining with her again। जब वो दोबारा उसके साथ खाना शुरू करता है तो वो अपनी बीवी को एक बड़े टेबल पर बैठने की इजाजत देता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज meant by misanthropist and philanthropist। A person who likes humanity, who loves humanity is called misanthropist, whereas a person who dislike, hates, criticize on the human being is called phil sorry sorry again misanthropist होता है कि a person who hates humanity, who dislike humanity is called misanthropist, इंसानों से नफरत करना। philanthropist होता है इंसानों से मोहब्बत करना। a person who loves, who likes humanity, human beings is called philanthropist। Question number 10. In Gulliver travels fourth voyage, what is the name of ship he captains। ठीक है, कहते हैं कि जी जो सफर नंबर 4 है, होनम्स टू वोयेज टू होनम्स है, इसमें जो गुलिवर है जिस कश्ती पर सफर करता है उसका क्या नाम है। उस कश्ती का नाम है पोर्ट एजिस। ये जो मैंने क्वेश्चन आंसर आपके साथ शॉर्ट किए हैं इनकी बहुत अहमियत है। अगर आप ये नहीं तैयार करते तो समझो कि आप 3-4 क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली लूज कर जाएंगे। तो अभी जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन है 20-20 नंबर के जो आपने 4 सोल्व करने हैं 6 में से। ठीक है, 4 सोल्व आउट ऑफ 6। तो आपने इनको किस तरह हल करना है, मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा, मोटी मोटी बातें बताऊंगा। ठीक है, इवेल्युएट, जांच करें, तजिया करें स्विफ्ट स्टाइल और पॉलिटिक्स इन गुलेवर ट्रैवल। गुलेवर ट्रैवल में जो स्विफ्ट
पॉलिटिक्स पर स्टाइर करता है उस पर जो है वो उसका तखमीना पेश करें या जायजा लें। आप सब जानते हैं कि जो राइटर है स्विफ्ट है वो बिलोंग करता है आयरलैंड से। डुबलिन डुबलिन का कैपिटल आयरलैंड है, उससे ये स्विफ्ट ताल्लुक करता है। जो स्विफ्ट है इसने पीएचडी की होती है डिविनिटी में, ठीक है। तो जो आयरलैंड है ना, ये इस पे कब्जा किया होता है इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने इस पे कब्जा किया होता है, ये कॉलोनी होती है इंग्लैंड की, आयरलैंड। तो हुकूमत तो इधर इंग्लैंड की होती है। तो इसने डिविनिटी में अपना एमए वो पीएचडी की होती है डिविनिटी में। तो ये चाहता है कि इसको ना उधर कोई अच्छी सी डीन, चर्च में डीन की जो जॉब मिल जाए, लेकिन इसको जो है वो ठकरा दिया जाता है। लेकिन आखिर पे इसको बहुत ज्यादा जो है वो असर रसूख के बाद, इन्फ्लुएंसेस के बाद जो है इसको उधर जॉब वगैरह मिलती है। तो ये बेसिकली जो अमेरिका की करप्शन है, ब्राइबरी है, टॉर्चर है, उसके अलावा जो सेल्फ सेल्फ इम्पोज्ड लाइबिलिटी है कि मैंने इंसानों को जो है उसकी सलाह करनी है, उनको करप्शन से बताना है, इंसान एक दूसरे को मार रहे हैं, गरीबों में हमने तालीम देनी है। तो ये उन चीज़ों को एक्सपोज करता है कि बेसिकली अमेरिका चाहता क्या है। अमेरिका या अम्पीरियलाइजर, जो अम्पीरियलाइज करने वाला। तो इसमें जो फर्स्ट वोयेज टू लिलीपुट है, उसमें जो पॉलिटिकल जो है वो स्टाइल मौजूद है, आपने उसको डिस्कस करना है। आपने गुलिवर ट्रैवल वन में उसमें जो जो फाइटिंग हो रही है बिग इंडियन में, लिटिल इंडियन में, उसके अलावा लो हील्स, हाई हील्स, अंडे को तोड़ने पर बड़े हिस्से से तोड़ा जाए, छोटे हिस्से से तोड़ा जाए, विग एंड टोरीज जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसके अलावा जो लो हील्स हाई हील्स है के बारे में जो डिस्कस हो रही है, आपने उसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो उसके अलावा जो है वो जो किंग है उसके दरबार में वो अपने तीन जो अपने उसके पसंदीदा लोग होते हैं उनको जो तीन धागे देता है अपने फेवर्स को, उनकी आइडेंटिटी की शनाख्त के लिए, ठीक है। उसके बाद है जी जो फिल्म नैप है। फिल्म नैप है जो बादशाह के दरबार में उसको वजीर खजाना अपॉइंट किया गया है, ठीक है। वो जो जाहिर करता है वो करता है सर रॉबर्ट वाल्ट पूल जो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर होता है। कहते हैं कि जो सर रॉबर्ट वाल्ट पूल है जो एक वजीर खजाना है, वो किसी काबिलियत की वजह से नहीं उधर भर्ती हुआ, ठीक है। वो किस वजह से भर्ती हुआ है, वो जो है वो रूप डांसिंग, रस्सी पर डांस करने की वजह से जो है वो भर्ती हुआ है। तो उसके अलावा रीड रसल जो है वो उधर पर्सनल फेयर का या प्राइवेट फेयर का मिनिस्टर है, जो बादशाह के जाती उमूर को देखता है। तो गलीवर जो जोनाथन स्विफ्ट है वो इन पे स्टाइल करता है कि उधर ये जो चीजें हैं ये किसी काबिलियत, एजुकेशन या किसी स्किल की बना पर नहीं होती या एक्सपीरियंस बेस पे। वो ये चीजें उधर जो है वो फजूल और कनिंगनेस की बेस पे होती हैं कि जो बंदा जितनी टाइट रस्सी के ऊपर से छलांग लगाएगा, डांस करेगा, उसको उतनी बड़ी पोस्ट मिलेगी। उधर जो पार्लियामेंट है उसमें अपॉइंट होने का ये तरीका था कि बंदा जो जितनी बड़ी रस्सी से छलांग लगाएगा उसको उतनी बड़ी जो है वो पोस्ट मिलेगी। तो ये किस तरह बहूदगी के साथ जो है वो लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि ना मेरिट है, ना कोई स्किल है, ना कोई एजुकेशन है, कि किस तरह जो है वो इंसानों को टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, व्हाट डज एडवर्ड साइड मीन बाय फॉलोइंग पावर टू नरेट, पावर टू ब्लॉक other natives from farming and emerging is very important to culture and imperialism net, net, and constitutes one of main connection between two। ठीक है, इसमें जो बर्ट्रेन जो
एडवर्ड साइड है वो जो चीज़ डिस्कस करना चाहता है वो कल्चर एंड अम्पीरियलिज्म को डिस्कस करना चाहता है कि कल्चर और अम्पीरियलिज्म का आपस में क्या ताल्लुक है, ठीक है। और किस तरह जो है वो जो पावरफुल सुपर पावर है, पावरफुल कंट्रीज है, वो थर्ड वर्ल्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, उसमें किस तरह वो इंटरफेयरिंग कर रहा है और किस तरह जो है वो अपने मामला चला रहा है। उनके पास क्या क्या अख्तियारात हैं, जो सुपर पावर है उनके पास क्या अख्तियारात हैं, क्या जो इम्पीरियलाइज्ड कंट्रीज हैं उनको कुछ अख्तियारात मिलते हैं या नहीं। इनके बारे में जो एडवर्ड साइड है वो डिस्कस करता है। तो इसके बारे में यही है कि जो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक हैं, जो वर्ल्ड पावर हैं, वो गरीब ममालिक में अपना अरसर रसूख कायम रखे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनकी असलाह करें। आया कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो सिर्फ चार वजूहात की बना पे जो उधर अपना कब्जा करते हैं, अपनी कॉलोनियाँ बनाते हैं। फर्स्ट रीज़न फॉर ओवरसीज मार्केट्स, सेकंड चीप लेबर, थर्ड जो रॉ मटेरियल, फॉर कैप्चरिंग नेचुरल रिसोर्सेज। ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से वो उसके अलावा किसी अभी जो वो एक पुराने वक्तों में ना, पुराने दौर में डायरेक्ट इंपीरियलिज्म होती थी, किसी मुल्क में जाके अमेरिका जो है डायरेक्ट हमला करता था, उधर जो है वो कब्जा कर लेता था। लेकिन अभी वो तरीकाकार खत्म हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि हम एक एडवांस दौर में रह रहे हैं। अभी अमेरिका क्या करता है, अभी वो डायरेक्ट हमला नहीं करता है, ना कॉलोनी बनाता है। वो आईएमएफ के जरिए, वर्ल्ड बैंक के जरिए उधर अपना असर सो कायम किए हुए, एजुकेशन के मामलात, हेल्थ के मामलात, बिजनेस के मामलात, और जो है वो आपका स्किल डेवलपमेंट है, उसके अलावा कंस्ट्रक्टिव जो डिपार्टमेंट है उसके मामलात में अमेरिका कुछ फंड्स देता है, कुछ फंड्स प्रोवाइड करता है। और फंड्स प्रोवाइड करता है तो फिर फंड देने की वजह से उधर अपनी मर्जी की पॉलिसियां बनवाता है। ये है जी अमेरिका, अमेरिका की फिलॉसफी, ठीक है। और वो कहता है कि वो दुनिया में हुक्मरानी के लिए पैदा हुआ है। कल्चर एंड इंपीरियलिज्म का आपस में ताल्लुक क्या है? तो देखो, जब एक मुल्क पे जब दूसरा मुल्क हमला करता है ना, तो उसका कल्चर ऑटोमेटिक तब्दील हो जाता है, क्योंकि वो कल्चर अपना डंडे के जोर पे नाफज करता है। तो बस इतना ही, ये मजीद आप खुद भी बुक से पढ़ लेना ना थोड़ा सा। पॉइंट आउट द रेनाइसेंस एलिमेंट्स इन बेकन ऐसे डिस्कस इन डिटेल। मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता चाहता हूँ, ठीक है। बेकन ऐसे इज फुल विद रेनेसांस आइडियल्स, ठीक है। ही इज कॉल्ड टू चाइल्ड ऑफ रेनेसांस, ठीक है। लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर नॉलेज, उसके अलावा जो है विश फॉर अनलिमिटेड पावर, एम्बिशन फॉर अनलिमिटेड पावर, जैसा कि मार्लो के अंदर होता है, मार्लो का करेक्टर्स में होता है, ठीक है। उसके अलावा साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। उसके अलावा जो है वो डिसबिलीव ऑन रिलीजन, रिलीजन पे जो है यकीन करना कम कर दिया था, ठीक है। लोगों के अंदर अक्ल शऊर आई थी, शऊर आया था। उसके अलावा जो है ह्यूमनिज्म आया था, इंसानों के अंदर इंसानियत आई थी, ठीक है। क्योंकि जब हम रेनेसांस एज से पहले जाती हैं तो उसको कहते हैं मिडल एज या डार्क एज। उस एज में जो है वो हमारे जितने भी राइटर थे वो इस काबिल नहीं थे वो लिटरेचर को प्रोड्यूस कर सकें। माशरे में बुराइयां थी, लोगों के अंदर इतना शऊर नहीं था, लोगों के अंदर सोचने की सलाहियत नहीं थी, ठीक है। उसके अलावा मैकाविलियन एलिमेंट इसमें आते हैं। मैकाविलियन एलिमेंट्स जो हैं वो प्रिंस प्रिंस एक है मैकाविलियन, एक ग्रीक है, एक राइटर है जिसने द प्रिंस बुक लिखी थी। प्रिंस बुक को वो कहती है कि आपने किस तरह लोगों पे हुक्मरानी करनी है, खुसूसी तौर पे उन लोगों पे जो आपको चाहते भी नहीं है कि आप उन पे हुक्मरानी करनी है, आपने उनकी मर्जी के खिलाफ जो है हुक्मरानी करनी है, ठीक है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है, उसके अलावा लव फॉर आर्ट है, लव फॉर नेचर है, लव फॉर ब्यूटी है, लव फॉर जो है वो ह्यूमैनिटी तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसके अलावा वर्ल्डली विजडम है इसमें। ये सारी जो चीज़ें हैं वो
वैकेंसी में डिस्कस की गई। आपने 8-10 कोर्स याद करनी है, जैसे, ठीक है, मिक्सचर ऑफ लाइट डोथ इवरेड प्लेयर, ठीक है, उसके अलावा अ पर्सन हु हैज़ अ वाइफ एंड चिल्ड्रन हैज़ मेड हिज फॉर्च्यून हॉस्टाइल। उसके अलावा हाँ, स्टडी के बारे में कुछ याद कर लें। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट एबिलिटी एंड ऑर्नामेंट। उसके अलावा अ क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडी। उसके अलावा जो है वो एक सिंपल मैन एडमायर्स एंड अ क्राफ्टी मैन, उसके अलावा जो वाइज मैन यूजेस। इस तरह आपने जो है वो रेनेसांस एलिमेंट डिस्कस करने हैं। गुलिवर ट्रैवल इज नॉट मेरली अ ट्रैवल एडवेंचर, इट हैज़ सिविलर अदर्स एंड डीपर मीनिंग। ठीक है, इसमें आपने जो है वो उसकी जो स्टाइर करना है, आपने उस पे एज एलागोरी, ठीक है, उसके मतलब कि सिंबलाइज उसको बयान करना है कि जैसा कि लो हील्स एंड हाई हील्स किसको ज़ाहिर कर रही हैं, लिटिल इंडियन बिग इंडियन किसको ज़ाहिर कर रहे हैं। उसके अलावा जो है सर रॉबर्ट वार्डपुल किसको ज़ाहिर कर रहे हैं, हॉर्सेस किसको ज़ाहिर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह आपने उसमें सारी जो सिंबल्स हैं, जो सारा स्टाइल है, वो आपने इसमें डिस्कस करना है। अमेरिकन लोगों के अंदर के अमेरिकन के लोग हैं, उनके अंदर जो बुराइयां हैं यूरोप के अंदर, आपने वो सारी डिस्कस करनी है। लस्ट है, ब्राइबरी है, लोगों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर करप्शन है। उसके अलावा मजहब के अंदर करप्शन है, जो पादरी हैं वो इतने गलीज हैं, ठीक है, वो करप्शन करते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी जो है डिपर चीज़ें हैं, उसका जो एलेगरी है, जो छुपी हुई चीज़ें आपने वो करनी है। राइट अ कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन बर्ट्रेन रसल फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, जो बर्ट्रेन रसल है ना, जो एक कमाल किस्म का शायर है, ये एक अमेरिकन राइटर है, ठीक है, और ये दुनिया के बारे में लिखता है। इसको प्रॉफिट भी कहा जाता है। एक प्रॉफिट इसलिए कहा जाता है कि दुनिया के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में इतनी इसकी जितनी भी पेशन गोई हैं वो सारी सच साबित हुई। ठीक है, ये डोगमाटिज्म के खिलाफ है और चाहता है कि इंसानियत की खातिर ही सब कुछ किया जाए। इसका कोई मजहब नहीं है, ये इंसानियत को ही अपना मजहब समझता है। ये कहता है कि सबसे जो सुप्रीम मजहब है वो इंसानियत है, बाकी मजहब बाद में आते हैं। ठीक है, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड में ये डिस्कस करता है कि जो इंसानियत का फ्यूचर है वो 3 तरह से इसको इसी पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी ये देखता है, ये क्यों देखता है, ये इसीलिए देखता है कि वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, और दुनिया में कितने सालों तक जंगें रही और दुनिया ने कौन कितनी तबाहियां देखी। हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के 2 शहर थे, उधर किस कदर तबाही और बर्बादी हुई। ठीक है, दुनिया को कितना नुकसान उठाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इसने 3 फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड के बारे में पॉसिबिलिटीज की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली जो है पॉसिबिलिटी वो ये है कि ये कहता है कि दुनिया में इस कदर थर्ड वर्ल्ड वन होगी, तीसरी जंग होगी, जिसके बाद दुनिया का खात्मा हो जाएगा, दुनिया सफा हिस्से से मिट जाएगी। उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी ये कहता है कि दुनिया के अंदर इतनी जंगें होंगी, इतनी जंगें होंगी कि इंसान बर्बरिज्म, ब्रूटलिटीज, प्री हिस्टोरिक टाइम, ठीक है, दोबारा उस दौर में चला जाएगा, बर्बरिज्म के दौर में, ठीक है, पुराने दौर में दोबारा चला जाएगा, जब इसका ना घर था, ना बिजली थी, ना लाइट थी। ठीक है, ये जंगलों में रहता था, गारों में रहता था, ठीक है, एक दूसरे को मारता था, बर्बरिज्म करता था, जानवरों का शिकार करता था। तीसरी पॉसिबिलिटी ये कहता है कि ये चाहे तो जंग के जरिए हो सकती है, चाहे तो नेगोशिएशन के जरिए हो सकती है। ये कहता है कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम की जाए, जिसकी हुक्मरानी या अमेरिका के पास हो, या रशिया के पास हो, या सोवियत यूनियन के पास, या नेटो के पास। ये कहता है कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम की जाए, जिसके जरिए पूरी दुनिया के अंदर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। ठीक है, तो इनके ज़रिए जो है जंगों के अखराजात कम हो जाएंगे। उसके अलावा पुअर्टी कम हो जाएगी, लोगों के अंदर खुशहाली आएगी, ब्रदरहुड आएगा। जो है दुनिया के अंदर जो बॉर्डर्स है उसको ख़त्म कर देने चाहिए। ठीक है, और ये जो है वो अमेरिका में रहने वाला है और प्रेफरेंस देता है अमेरिका को। अमेरिका को प्रेफरेंस क्यों देता है? ये अमेरिका को प्रेफरेंस इस वजह से देता है क्योंकि ये सोचता है कि अमेरिका एक आज़ाद मुल्क है, उधर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और राइट टू क्रिटिसिज्म अवेलेबल है, जबकि जो रशिया उधर जो है वो
राइट टू क्रिटिसिज्म और फ्रीडम एक्सप्रेशन इज नॉट अवेलेबल। उधर का जो इन्वायरमेंट है वो कॉन्फिस्केटेड है, थोड़ा सा कुंदन है, ठीक है। तो ये जो प्रायोरिटी देता है, प्रेफर देता है, ये देता है अमेरिका को। ये कहता है कि अमेरिका अमेरिका एक ज़्यादा पावरफुल मुल्क है, उसके अलावा जो है अमेरिका का पूरी दुनिया के अंदर असर शौक भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कहता है कि अमेरिका को जो है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का चैंपियन बनाना चाहिए, उसको उसकी इसकी हुक्मरानी देनी चाहिए, ठीक है। वो रशिया के हक में नहीं जाता। कहता है वर्ल्ड गवर्नमेंट की सूरत में क्या होगा, ब्रदरहुड होगा, लोगों के अंदर टॉलरेंस होगी, करप्शन खत्म होगी, ब्राइबरी खत्म होगी, लोगों के अंदर पुरतमादी होगी, आपस में ब्रदरहुड का हुड कायम होगा, डोगमाटिज्म को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, वर्ल्ड बॉर्डर खत्म हो जाएंगे तो लोग एक दूसरे मुल्क में आसानी से सफर कर सकते हैं, ब्रदरहुड कायम होगा, नफरत खत्म होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करता है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ स्ट्रेची प्रो स्टाइल। तो स्ट्रेची के प्रो स्टाइल की मेन खसूसियात, उसका प्रो स्टाइल में प्लॉट है, उसके अलावा करेक्टर है, बहुत सारी उसकी जो खसूसियात हैं, तो ये आपने जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपने पास्ट पेपर को ज़रूर टच करना है, हर हाल में टच करना है, इधर से आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसके अलावा नॉलेज भी मिलेगा। तो ये 2022 का पास्ट पेपर था प्रोज का, तो मैंने सोचा यार मैं डिस्कस कर दूं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।